हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ एपोप्टोसिस। आज हम लोग एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो भी एपोप्टोसिस पढ़ेंगे वी विल स्टडी रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एज वेल। हम लोग नीट पीजी ओरिएंटेड पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आएगा या आ चुका है विल डिस्कस ऑल दोज पॉइंट हियर एंड आई विल टेल विच मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इज़ यूजुअली आस्क्ड। ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एपोप्टोसिस, जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं बट वी डोंट नो अबाउट डेप्थ। सो लेट्स बिगिन। सो एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस इज़ ए टाइप ऑफ क्या होता है? कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। हम लोग तो सब जानते हैं कि एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है, बट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आप ये ऐड कर लीजिए, कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल। कैस्पेज क्या होता है? ये एक एंजाइम्स होते हैं, जो कि मैं आगे बताऊँगी ये क्यों ऐसा है, बट इट्स वेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। ओके, जो एपोप्टोसिस जो होता है वो किससे कंट्रोल होता है? जीन से। किससे कंट्रोल होता है? जीन से। सो जीन से इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द जीन। हम लोग नेक्रोसिस में पढ़े हुए हैं कि उसमें ग्रुप ऑफ द सेल इन्वॉल्व होते हैं, बट एपोप्टोसिस में याद रखना सिर्फ सिंगल सेल इन्वॉल्व होते हैं या स्मॉल ग्रुप ऑफ द सेल इन्वॉल्व होते हैं, बट नेक्रोसिस में ग्रुप ऑफ द सेल लार्ज नंबर। ठीक ना? देखो, अगर कोई जीन से कोई चीज़ कंट्रोल हो रही है तो उसका रेगुलेशन मतलब उसको प्रमोट भी होगा, उसको इनहिबिशन भी होगा, उसको सेंस करने वाली चीज़ें भी होंगी। तो जो प्रमोट करती हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रो एपोप्टोटिक जीन। ठीक ना? वो क्या होते हैं? बैक जीन, बैक्स। P53 जीन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो हमेशा एपोप्टोसिस को प्रमोट करती है। बट जो एंटी एपोप्टोटिक जीन होती है उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है? BCL2 जीन, BCL-XL, ये सब सारे जीन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक MCL जीन होती है जो कि ये रेसिस्टेंट होती है एंटी कैंसर ड्रग्स को, मतलब जो भी हम लोग कीमोथेरेपी वगैरह लेते हैं उससे ये रेसिस्टेंट होती है ये वाली जीन। और सेक्स स्टेरॉइड याद रखना, ये इनहिबिट करती है। सो ये एंटी एपोप्टोटिक जीन है। और थर्ड आता है अपना सेंसर जीन। सेंसर जीन क्या होता है? ये बैलेंस करता है, प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक के बीच में बैलेंस करके चलता है कि कोई ज़्यादा या कोई कम तो नहीं हो रहा है ना, दोनों में बैलेंस करता है। अगर ज़्यादा ऊपर नीचे जो भी होती है तो ये सेंस करके तुरंत फीडबैक देता है। अब एपोप्टोसिस क्या होता है? हम लोग एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी देखते हैं और हम इसे पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन एम्ब्रियोजेनेसिस एक एग्जांपल है। एम्ब्रियोजेनेसिस में फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताती हूँ कि हम जब एम्ब्रियो स्टेट में होते हैं तब हमारी फिंगर ऐसे होती है। क्यों? फिर एपोप्टोसिस होता है तब हम जब बर्थ लेते हैं तो हमारी फिंगर ऐसे फ्री होती है। अगर ये फ्यूज्ड ही रहे और अगर ये फ्री ना हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिंडेक्टाइली। क्या बोलते हैं? सिंडेक्टाइली। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड इसका एग्जांपल होता है कि हार्मोन डिपेंडेंट होता है। हार्मोन डिपेंडेंट कैसे होता है कि फीमेल में रिप्रोडक्शन के टाइम में ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। कभी पीक लेवल आता है, कभी एकदम वो हो जाता है। सेल भी प्रोलिफरेट करते हैं, जैसे ल्यूटियल फेज में एस्ट्रोजन की एकदम वो हो जाती है। और एंडोमेट्रियम वगैरह भी मतलब कौन से ब्लीडिंग फेज में एंडोमेट्रियम वगैरह सब सेड करने लगते हैं। तो ये सब जो भी चेंजेस आते हैं इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एपोप्टोसिस। और लास्ट है सेल्फ रिएक्टिंग बी एंड टी सेल। बी एंड टी सेल सेल्फ रिएक्टिंग क्या होता है? अगर बी और टी सेल अब हम लोग पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस का कंडीशन देखेंगे। पैथोलॉजिकल किस पैथोलॉजिकल कंडीशन में एपोप्टोसिस होता है? डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज में कब होगा? कभी भी अगर हमारा सेल या डीएनए कभी भी रेडिएशन के एक्सपोजर में हो जाए तो हमारा डीएनए डैमेज होता है। उस कंडीशन में भी एपोप्टोसिस देखते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, उस कंडीशन में भी हम लोग देखते हैं। या फिर प्रोटीन का अगर मिसफोल्डिंग हो जाता है उस कंडीशन में भी एपोप्टोसिस होता है। अगर प्रोटीन का मिसफोल्डिंग हो जाता है उससे एक डिसीज़ कॉज होता है जिसका नाम है अल्जाइमर डिसीज़ या पार्किंसोनिया। ठीक ना? अब हम इतना समझ में आया। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे पढ़ने जा रहे हैं, पाथवे ऑफ द एपोप्टोसिस। ठीक, सबसे पहले इसका फेजेस के बारे में बता दूँ। इसके दो फेज़ होते हैं, इनिशिएटिव फेज़ एंड एग्जीक्यूटिव फेज़। ठीक ना? ये दो फेज़ होते हैं और दो पाथवे होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। हम लोग अभी इंट्रिंसिक पाथवे से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट पीजी में आया हुआ है और आ भी सकता है कि इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस कौन से सेल ऑर्गेनेल में होता है। तो ये याद रखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। मैं पूरा डिटेल में इंट्रिंसिक पाथवे डिस्क्राइब कर रही हूँ, लिसन केयरफुली। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें साइटोक्रोम सी होते हैं जो कि हमारे क्रेब्स साइकिल के थ्रू आते हैं। ठीक ना, वो क्रेब्स साइकिल में भी इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली। ठीक ना, और ईटीसी वगैरह सब में तो साइटोक्रोम सी होते हैं। एक हमारे बॉडी में BLC2 जीन प्रोटीन होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं निकलने देते हैं। क्या करते हैं, BCL2 साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं निकलने देते हैं। और BCL2 किससे रेगुलेट होता है, ग्रोथ फैक्टर से। ठीक, इन केस अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ फैक्टर कम हो जाए, हमारे बॉडी में कोई भी रीज़न से, चाहे वो DNA डैमेज से या हार्मोनल विड्रॉल की वजह से ग्रोथ फैक्टर कम हो जा रहा, तो BCL2 इनएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही BCL2 इनएक्टिवेट हुआ तो वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया परमेबिलिटी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो साइटोक्रोम सी होते हैं वो बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। कहाँ जाता है, साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में आता है, एक्टिवेशन ऑफ APAF क्या होता है, एपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 एक्टिवेट हो जाता है। ये एक ऑक्टामर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एपोप्टोसम। जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, ये तुरंत एक्टिवेट करता है कैस्पेस 9। कैस्पेस क्या है, ये एक एंजाइम है, और एक 9 क्या है, वो एंजाइम की डिफरेंट न्यूमेरिकल्स फॉर्म है, डिफरेंट न्यूमेरिकल से उसे डिनोट किया गया, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ठीक ना, और जो सबसे पहले मैं कैस्पेस के बारे में थोड़ा बता दूं। कैस्पेस एक एंजाइम है, एक प्रोटीएज एंजाइम है। इसके दो होते हैं, एक इनिशिएटर एंजाइम होता है, एक लेट एक्टिंग एंजाइम होता है। तो ये सबसे पहले ये इनिशिएटर है, इनिशियल स्टेप में ये एक्टिवेट हुआ, ये इनिशिएटर। ये याद रखना कि इंट्रिंसिक फैक्टर में कैस्पेस 9 जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं ना, ऐसे याद करो, 9 NI तो 9 जो है उसका वो INR है ना, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर में कैस्पेस 9 आता है। ठीक, जैसे ही कैस्पेस 9 आया, ये तुरंत स्टिमुलेट करता है फर्दर कैस्पेस के ग्रुप में, जिसको 367 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 367। जैसे ही ये कैस्पेस 367 स्टिमुलेट होते हैं, वो वैसे ही प्रोटीएस एंजाइम और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, एंडोन्यूक्लियस पूरा न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे ही न्यूक्लिक एसिड टूटी, वैसे ही सेल डेथ हो जाएगी।